हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये इसमें हम इस क्लास में हम राइट 26 से लेकर 30 तक के रूल कवर करेंगे। आई होप अब तक आपको पता चल गया होगा ना, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो, कि हम जो है 50 रूल कवर कर रहे हैं, वो भी 100 मिनट के अंदर। टाइम लिमिट है, इसलिए हम थोड़ा स्पीडली इसको कवर कर रहे हैं, इस वाली सीरीज़ को। चलो स्टार्ट करते हैं। 26 से 30 तक के रूल कवर करते हैं। 25 तक के रूल हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे। आई होप मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई सब देखोगे तभी फ़ायदा होगा आपको। अगर आप एक वीडियो देख के जाओगे तो नहीं, सारी सीरीज को देख लोगे, प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ पे देख लेना। 26 नंबर का रूल है हमारा ये। बड़ा ही अच्छा रूल है, राइट। वर्ब का रूल है। अब देखो कैसे समझो इसको, कि देखो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आप सब फ्रेशर नहीं हूँ, आप सब रिवाइज कर रहे हो। रिवाइज के तौर पे मैंने करी है। अगर आप एग्जाम से पहले भी इन वीडियोस को देखना चाहते हो, देख सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा सबके पास होता है एग्जाम से पहले, ठीक है। यहाँ पर हम समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। भाई वर्ब तो आपको पता होगा ना, जैसे कि शी बॉट अ न्यू कार, मैं पूछूं ये एक वर्ब है, पेंटेड एक वर्ब है, रोट एक वर्ब है, प्रिपेयर्ड एक वर्ब है, राइट। मेन वर्ब इसमें मैं बोल रहा हूँ, जैसे क्राइड, स्लैप्ड, फ्लाई, सिंग, ये सब हमारी मेन वर्ब इसमें दिए। किसी में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, इस तरह से करके। तो सिंपली आपसे अगर किसी क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ भाई ये वाली जो वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ठीक है। जैसे इसमें पूछ ले, बताओ दे पेंटेड द हाउस यस्टरडे, तो ये ट्रांजिटिव है या फिर वो इनट्रांजिटिव है। तो सिंपल सा उसका नियम क्या है, कि जब एक सेंटेंस दे रखा है आपको, उस सेंटेंस में आपको सिर्फ पहचानना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। जैसे इसमें कहा है कि शी बॉट, उसने क्या खरीदा, उसने खरीदा एक नई कार खरीदी, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान से आपको समझना ये है, आपको ये समझना है कि जब भी कभी आपको सेंटेंस में वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। दे पेंटेड द हाउस, उसने क्या किया, दे पेंटेड, उसने पेंट किसको किया, दे पेंट द हाउस, घर को पेंट किया, तो ऑब्जेक्ट है इसमें। बिल्कुल सही है। ही रोट अ लेटर, एक पत्र, उसने क्या लिखा, एक पत्र लिखा। ही द शेफ प्रिपेयर्ड, उसने क्या प्रिपेयर किया, अ डिलीशियस मील, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना है, जब भी कभी आपको किसी सेंटेंस में वर्ब दिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब जो वर्ब आपको दी है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इन ट्रांजिटिव क्या होती है, इन ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे एक सेंटेंस दिया सिंपल सा, आप कहोगे सर अगर लग जाए ऑब्जेक्ट, भाई जो आपको सेंटेंस दिया उसी में तो पूछेगा ना, कि द बेबी क्राइड लाउडली। उसमें ये नहीं कि वो, उसने, इसमें तो ये कैसे हुआ, ये हमारा एडवर्ब है, कि द बेबी क्राइड लाउड, तेज से वो रोई, जो बेबी है, इस तरह से। तो ही स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, उसने कैसे गाया, अच्छे से गाया, ब्यूटीफुली। शी सिंग्स, इसमें वर्ब तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद में, इसलिए इन वर्ब को हम कहेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब, उसको कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन ये है यहाँ पर, कि इट अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, वो ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है। जैसे कि आपसे किसी ने, उसने कहा, उस लड़की ने कहा शी बॉट, वो कहती है कि मैंने खरीदी, आप कहोगे क्या, तो ऑब्जेक्ट उसको बताएगी ना, कि अ न्यू कार। तो मतलब ऐसे वर्ब में जिसमें हमें, ऐसे वर्ब्स में जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तो वो हमारे क्या होते हैं। अब वो भी आप देखने की जरूरत नहीं, कि जरूरत है कि नहीं है, आपको तो इस सेंटेंस में बताना है बस। उसमें तो आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, तो आपको पता है हाँ ठीक है, जरूरत है तभी तो उसमें दे रखा है, ठीक है। वो अलग केस है कि जब आपको बनाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे पहचानना है तो बिल्कुल सही है। ट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट देगा, इन ट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट नहीं देगा। इसको भी पढ़ लो। इन ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में जो वर्ब होती है डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। कि शी पेंटेड, क्या पेंट किया, हाउस, उसने क्या लिखा, पत्र, उसने क्या बनाया, डिलीशियस मील, तो डायरेक्ट वो वहां पर उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। तो इन दीज सेंटेंस में जो ऊपर दिया है कि वर्ब के बाद आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा मीनिंग यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो सिंपल सा एक वर्ब में छोटा सा रूल था, आई होप समझ में आया होगा। पूछ लेता है, ठीक है। चलो 27 नंबर का रूल समझते हैं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव टॉपिक्स है, ये एडजेक्टिव टॉपिक्स आपको दे रखा है। देखो, अब आप कहोगे सर एडजेक्टिव क्या होता है। भाई इतनी टाइम से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि भाई जो नाउन है वो कैसा है। जैसे मैं कहता हूँ बिग एप्पल, तो एप्पल से पहले बिग लगा है, तो बिग क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन जो बिग वर्ड है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिग, तो उसके बाद बिगर भी लिख सकते हो, बिगेस्ट भी लिख सकते हो। तो आपने बिग को बिगर, बिगेस्ट लिख दिया, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट लिख दिया, तो वो होती है कंपैरिजन। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, तो वो हमारी तीन होती हैं डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये मैं इसी में बताने वाला हूँ आपको। पॉजिटिव डिग्री में जैसे मैंने आपसे कहा, अभी जैसे कि मैंने वहाँ पे बिग कहा, एप्पल, सो बिग, तो बिग होती है पॉजिटिव डिग्री। बिगर हो गया, तो वो हमारी होगी
कॉम्परेटिव डिग्री, और बिगेस्ट हो गया वो हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब इनकी पहचान क्या है भाई, देखो ध्यान से समझो, कहाँ पर कौन सी यूज करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है, हम जब कंपैरिजन नहीं करते, जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है या फिर आपको देन दे रखा है या फिर दो के लिए कंपैरिजन करने में देन का इस्तेमाल करना ही करना होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में द का इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला आर्टिकल। जैसे यहाँ पर समझो, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि देयर इज नथिंग डैश देन अ बिजी लाइफ, आपको ये दे रखा है, आपको इसमें साफ पता चल रहा है कि जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, इज ये कॉम्परेटिव डिग्री है, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, मतलब इसमें डिग्रीज दे रखी है, मतलब एडजेक्टिव है ये। अब हमें कैसे भाई पता चले कि यहाँ पर कौन सी डिग्री लगेगी, तो देखो यहाँ पे देन दे रखा है, तो ये चीख चीख के हमें बता रहा है कि भाई कॉम्परेटिव डिग्री की जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पे गुड तो आएगा नहीं, बेस्ट भी नहीं आएगा, बस इन दोनों से हमें चूज करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, आप चूज करके देखो, देर इज नथिंग देन, देर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, तो उसमें डी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया वाला फंडा आपको कि भाई डिग्रीज की क्या बात होती है। अब यहाँ पे समझो, एडजेक्टिव का ही एक रूल है। अब देखो यहाँ पर देन दे रखा है, देन, अब आप कहोगे देन, अभी समझ में आया ना कि देन कब यूज करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल करते हैं जब कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखो, इसमें क्या कहा गया है, ही इज सीनियर टू ऑल हिज कलीग्स, मतलब कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप कहोगे सर सीनियर के बाद तो देन लगना चाहिए कि ही इज सीनियर देन ऑल हिज कलीग्स, लेकिन नहीं, ध्यान ये रखना है, ये वर्ड्स को लिख लो, इन्फीरियर सुपीरियर जिसमें आई ओ आर लग रहा है, आई ओ आर लग रहा है, जूनियर सीनियर पोस्टीरियर एंटीरियर प्रायर सुपीरियर इन्फीरियर, सब में आई ओ आर लिखा है। तो ध्यान रखो, जब ये वाले एडजेक्टिव आपको मिलेंगे तो उसके बाद में आपको देन इस्तेमाल करना नहीं है, तो क्या इस्तेमाल करोगे, फिर आपको टू का इस्तेमाल करना है। तो ही इज सीनियर टू बिल्कुल सही है, ऑल हिज कॉलिग्स आर जूनियर के बाद देन हमें लगता है कि देन आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इन वाले वर्ड्स में सात जो आपको वर्ड दे रखे जिसमें आई ओ आर है, तो आपको टू का इस्तेमाल करना है, देन का इस्तेमाल नहीं करना है। एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पर क्या दिया है इसमें कि नाउ अडेज सेवरल प्लास्टिक आर सुपीरियर दिया है, तो देखो ये तो यहाँ पे सुपीरियर ये वाला मिल गया, तो सुपीरियर के बाद क्या लगेगा, आपको सर सुपीरियर के बाद तो देन लगना चाहिए, नहीं क्यों लगेगा भाई देन, बताया ना कि इन केस में आपको टू का इस्तेमाल करना है, इन सात के साथ में बस इसको रट लो। इसके साथ एक और वर्ड बता रहा हूँ, जैसे प्रीफर, ये चाय कॉफी वाला बहुत एग्जांपल आता है, प्रीफर कि आप चाय प्रीफर करते हो कॉफी प्रीफर करते हो, तो उसके बाद ध्यान रखना उसके बाद भी टू का ही इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, चलो पूरा चैप्टर देखना है तो भाई देखो, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीजें तो पता है ना, कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस को पढ़ लेना, रट लेना रूल्स को। ठीक है, चलो 28 नंबर का रूल समझते हैं, ये भी हमारा एडजेक्टिव टॉपिक का है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा, देखो इसमें क्या दिया है आपको, द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर हम दो चीज यहाँ पर समझेंगे, दैट ऑफ की कहानी और दोज ऑफ की कहानी। दैट ऑफ का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर के लिए, और दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए, ये कहीं पर लिख लो, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है, पूरा पढ़ूंगा तो और टाइम हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, दैट ऑफ का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए एक के लिए, और दोज ऑफ का प्लूरल के लिए, वो भी कब, जब कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से अभी इसको गायब कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसको गायब कर रहा हूँ, दोज ऑफ को गायब कर रहा हूँ, ये एग्जाम में ऐसे मिलेगा, दैट ऑफ दोज ऑफ छुपा देगा, मतलब कि वो नहीं देगा, तो आपको वही चीज़ पहचाननी है। अब यहाँ पर आप पकड़ो कि इसमें देखो सब में कंपैरिजन दिया, तो इसमें सब सब में देन दे रखा है, तो देन कंपैरिजन है, तो यहाँ पे समझो द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ मुंबई, इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, ध्यान दो, इसका कंपैरिजन हो रहा है कि द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली, अगर दैट ऑफ ना लगाओ दिल्ली, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ मुंबई है, मतलब वहाँ के पर्यावरण का आप जो है कंपैरिजन कर रहे हो दिल्ली से, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिल्ली, ऐसे पूरा लिखना चाहिए। आप क्लाइमेटिक कंडीशन का दिल्ली से कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, तो फिर क्या करना है सर, हमें हमें करना है, हम दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे जब सिंगुलर की बात हो, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो दैट ऑफ लगा दिया, बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगले वाले में कहा है द चॉकलेट ऑफ अमूल इज बेटर देन, अगर दैट दैट ये दैट ऑफ ना हो तो नेस्ले, तो सीधा चॉकलेट की कंपैरिजन कंपनी से कर दी, गलत हो गया, तो फिर क्या बनेगा, दैट ऑफ का इस्तेमाल कर दो, मतलब वो दैट ऑफ का मतलब यही होता है कि वो भी चॉकलेट की ही बात कर रहा है, नेस्ले की। ठीक है, तो ये सिंगुलर है तो इसमें दैट ऑफ लगा दिया। उसी तरह से ये पढ़ लेना, फोर्थ में फिफ्थ में क्या है, प्लूरल दे रखा है, द बुक्स इन द लाइब्रेरी, द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर मोर वैल्यूएबल देन दोज ऑफ द बुक स्टोर, तो लाइब्रेरी की बात हो रही है, बुक स्टोर की बात हो रही है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं और जो बुक स्टोर की बुक्स हैं वो काफ़ी, बुक्स ये लाइब्रेरी की काफ़ी वैल्यूएबल हैं। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है।
तो लेकिन अगर मैं दोज ऑफ हटा देता हूँ तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा कि वो बुक्स का कंपैरिजन बुक स्टोर से कर रहा है, तो गलत है। तो आपको दैट ऑफ और दोज ऑफ का इस्तेमाल करना है। दैट ऑफ का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए, दोज ऑफ का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होगा। भाई इस कहानी को नीचे पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 29 नंबर का रूल समझते हैं। पैरेललिज्म कंजंक्शन टॉपिक से मैंने लिया है, कंजंक्शन टॉपिक से मैंने ले रखा है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे एंड कंजंक्शन है, ठीक है, एंड कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करना, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करना। बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था भाई 3 तरह के कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। ओके, जो पेयर में चलते हैं वो कोरिलेटिव होते हैं, फिर उसके बाद दो बचे सबऑर्डिनेटिव। ओके, और फैन बॉयज बताया था। पैरेललिज्म क्या होता है, बैलेंस बिटवीन टू और मोर सिमिलर वर्ड्स, फ्रेज क्लोज इज कॉल्ड पैरेललिज्म। कैसे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है आई लाइक शॉपिंग एंड एडजेक्टिव यहाँ पे हमें दे दिया कंजंक्शन टू ईट आउट। तो ध्यान रखना आपको, जैसे शॉपिंग दिया है तो ईटिंग लिखना पड़ेगा। आई लाइक शॉपिंग एंड ईटिंग एक पैरेललिज्म है, मतलब एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स, नाउन का नाउन के साथ कंपैरिजन, वर्ब का वर्ब के साथ में ऐसे। जैसे दिया है ही लाइक्स डांसिंग, तो यहाँ पे वर्ब है, स्विमिंग दिया है। एंड पेंट, तो क्या करोगे आप, देखो वर्ब वर्ब और यहाँ पे वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म दिया है, तो आई लाइक डांसिंग स्विमिंग एंड पेंटिंग सही होगा। जैसे इसमें दिया है मीना लाइक्स प्लेइंग द पियानो द ट्रम्पेट द गिटार, मैं ऐसे द हटा दूँ तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। इसी को ही हम पैरेललिज्म बोल रहे हैं। क्योंकि सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और बताओ। देखो समझ लो भैया, यहाँ पे 29 में हमने समझा पैरेललिज्म क्या होता है। तो पैरेललिज्म का मतलब होता है हमारा एक बैलेंस बना के चलना, किसके बीच में, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन के साथ, वर्ब का वर्ब के साथ, उसको एक बैलेंस बना के चलना। लेकिन दिक्कत यह है कि हम कहाँ तक बैलेंस बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान दो, जब कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में चलते हैं, जैसे कि ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ के साथ एंड। पहली चीज तो यही ध्यान रखना कि ये हमेशा इसी पेयर में चलते हैं। अगर ईदर के साथ नोट दे दिया गलत हो गया, नीदर के साथ और दे दिया तो गलत हो गया। किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है, नोट ओनली तो दे के रखता है, यहाँ से ऑल्सो हटा देता है सेंटेंस में, तब ध्यान रखना है नोट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता ही आता है, ठीक है। ये तो आपने याद कर लिया। अब जो पैरेललिज्म की बात हो रही थी वो इनके साथ करना ही करना है, मतलब कि जब आपको ये मिल जाएगा तो आपको पैरेललिज्म रूल ध्यान करना है। कैसे, यहाँ पे समझो, सिंपल सा रूल है। जैसे आपने कहा योर हाउस इज नीदर ब्यूटीफुल नॉर यूजफुल, तो नीदर के साथ नोर है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब नीदर नॉर वाला दे दिया, कोरेटिव कंजंक्शन है, तो इसमें पैरेललिज्म छांटो कि इसके बाद नीदर के बाद क्या दिया है, एडजेक्टिव, और नॉर के बाद एडजेक्टिव, इसका मतलब पैरेललिज्म बिल्कुल सही है। इसमें ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, तो देखो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया, पेयर बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे ऑल्सो नहीं होता तो सेंटेंस गलत होता। अब जब आपने देख लिया भाई पेयर ठीक है, तो उसके बाद देखो कि इसके बाद में क्या दे रखा है और उसके बाद में क्या दिया है, तो हिज फ्रेंड्स और हिज पेरेंट्स। तो बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से समझो थर्ड वाले में, यहाँ पे देखो ही इज नॉट ओनली और बट ऑल्सो ठीक दिया है। तो आप पैरेललिज्म समझो, नॉट ओनली के बाद पहले एक आर्टिकल है, इधर भी आर्टिकल दिया है, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव दिया है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे प्लेयर है, यहाँ पे स्टूडेंट है, मतलब एक नाउन दे रखा है। तो सही पैरेललिज्म इसमें दे रखा है। ही बॉट फ्लावर्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। सो नॉट ओनली फॉर हिज वाइफ, फॉर हिज मदर, तो फोर दिया है हिज वाइफ हिज मदर, मतलब ऐसा नहीं कि वो सेम ही लिख देगा हिज वाइफ और हिज वाइफ, ऐसा नहीं, मतलब वो सेम चीज की तरह उसी को ही पैरेललिज्म बोला जा रहा है। जैसे इसमें समझो यहाँ पे बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बोथ के बाद एक नाउन दिया है, एंड के बाद एक नाउन दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। राहुल इंजॉय बोथ द मूवी एंड द पॉपकॉर्न, तो राहुल इंजॉय बोथ द मूवी और द पॉपकॉर्न, राइट। तो यहां पे समझो कि द बैलेंस बिटवीन टू और मोर सिमिलर वर्ड्स फ्रेजेस क्लोजेस इज कॉल्ड पैरेललिज्म। आप कहोगे सर थोड़ा सा एक बार देखो, इसको दोबारा सुन लिया नेक्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया कि आपको ये रूल याद कर लेना है, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा अपने किताब में से, नोट्स में से एक बार इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और बताओ आपको सीरीज कैसे लगी, एक दो कमेंट कर दिया करो, ठीक है, कि कितनी जल्दी करानी है, कोई नोट्स तो नहीं चाहिए। ओके, कोई नोट्स लिखोगे किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट नहीं, किसी भी टॉपिक का इंग्लिश में, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गुड बाय, जय हिंद।